अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आपका लास्ट लेक्चर कैसा रहा? सब कुछ खैरियत से? चलें ठीक है। हम आज इस लेक्चर में हम बात करते हैं, हमारा आज लेक्चर नंबर 11 है, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी की, उसका हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, इस स्लाइड में थोड़ा सा बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी थोड़ा आगे पीछे है, बट स्टिल हमारे पास सब्जेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ही है। हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लास्ट लेक्चर को हम थोड़ा रिकैप करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिफ्रेश किया जाए कि लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने दो जो थी वो मेन चीज़ें हमने डिस्कस की। हमारे पास दो की फोर्सेस हमारे पास है, जो हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है, हमारे पास जो लास्ट और उसी प्रीवियस लेक्चर तो उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उसमें हमने 5 फोर्सेस की हमने बात की थी। हमने अपने फर्स्ट सीरीज में हमने कहा कि हमने जो है इकोनॉमिक फोर्सेस हमने बात की, फिर हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी डिटेल डिस्कशन हुई वो हमारे पास हुई थी सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस, और फिर हमने कहा था पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस। जो हम आज बात करेंगे वो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस होंगे और हमारे पास कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हमारे पास होंगे। बट हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश करवा देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह से एक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है, और कौन कौन से की वेरिएबल्स हैं जिनको आप मॉनिटर करके अपने आप को जो है वो सेव कर सकते हैं, और जो आपके पास जो ये फोर्स है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आपके पास जितने भी 5 फोर्सेज हमने बात की, हमने डिस्कशन की, उन 5 फोर्सेज का इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्री के ऊपर है। आपके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे आपको इन फैक्टर्स को देखना है कि कहीं ये फैक्टर्स जो हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के फेज में इफेक्ट तो नहीं हो रहा, इनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस हैं, एक इकोनॉमिक फैक्टर है आपके पास, इस तरह से आपके पास एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैक्टर भी आपके पास है। ठीक है, पेटेंट लॉज आपकी कंट्री में इतने अच्छे नहीं है, तो ये इफेक्ट कर सकते हैं आपकी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के फेज में। जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की है, वहां पर आप इंश्योर करवा रहे हैं कि आपके पास गवर्नमेंट रेगुलेशन सपोर्टिव है और पेटेंट लॉज भी आपके अच्छे हैं, बट अगर वो दोनों चीजें एक नई गवर्नमेंट के आने से सपोर्टिव नहीं रहते तो आपको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को रिविजिट करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटजी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने बात की कि हमारे पास जो डिफरेंट कल्चरल फैक्टर्स हैं, हमारे पास इन तमाम फैक्टर्स को आपने मॉनिटर करना है, और ये फैक्टर्स जो है हेल्प करते हैं एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट डिजाइन करने में, एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर जो है उसके कंजम्पशन पैटर्न्स को समझने में, उसका जो ट्रेंड है, उसका जो लाइफ स्टाइल है उसको स्टडी करने में ये तमाम फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे। तो थोड़े सा हम इसको रिव्यू करते हैं, रिकैप करते हैं। हमारे पास सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक जो आपके पास फैक्टर्स हैं, इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स होना जरूरी हैं और किन किन फैक्टर्स को आप मॉनिटर करें, तो आप अपने इन फैक्टर्स को, जो आपका की फैक्टर है सोशल, कल्चर एंड डेमोग्राफिक, इससे आप जो है प्रॉपर स्कैनिंग के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पहली चीज़ है वो हमारे पास है एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन, कि एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन जो है कंट्री के अंदर वो क्या है। ठीक है, कंट्री के अंदर जो है एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके पास जो है वो फ्री जो है स्कूलिंग फैसिलिटी देती है, एटलीस्ट प्राइमरी या इंटरमीडिएट लेवल तक आपको वो देते हैं, या मिडिल तक आपको कहते हैं जी हमारे पास एजुकेशन जो है फ्री है बच्चों का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अपना जो है वो एजुकेशन लेवल जो है, जो लिटरेसी रेट है कंट्री का, उसको बढ़ाने के लिए वो सपोर्टिव पॉलिसीज आपके पास बनाई जाती हैं। ऑफ कोर्स आप इस चीज़ को एक और आप देखें कि अगर आपके पास एजुकेशन लेवल हाई होगा, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है वो लिटरेट होगा, ठीक है, और उसको एजुकेशन लेवल हाई होगा, तो उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो उसके ट्रेंड्स हैं टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स द लिविंग स्टाइल, ठीक है, वो आपके पास डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन लेवल कम है, एजुकेटेड नहीं है बंदा, तो उसके जो है वो थिंकिंग पैटर्न्स, उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है, लिविंग स्टाइल है, वर्किंग हैबिट्स हैं, ठीक है, उसका जो शॉपिंग पैटर्न, शॉपिंग बिहेवियर है, वो उसका डिफरेंट होगा। तो एजुकेशन लेवल आपका इम्पैक्ट करता है काफ़ी आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन को जो है। ऑफ कोर्स आपके पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर भी आपको देखना पड़ता है कि आपके कस्टमर का जो है एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, और उस लिहाज से जो है आप फॉर एग्जांपल आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो कि देहात में रहते हैं या जो जिनका लिटरेसी रेट कम है, तो आप अपना जो एडवर्टाइज जो आप बनाएंगे, जो उसके अंदर कंटेंट्स होंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो ज़्यादा उन लोगों के लिए फोकस होंगे जिनका लिटरेसी रेट आपके पास कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले लें कि आपके पास जब आप टी का इश्तेहार देखें, जब आप
लिप्टन येलो लेबल के इश्तिहार देखेंगे तो उसमें आपके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड और एक हाई फाई एंड समथिंग लाइक एक अच्छे स्टैंडर्ड का वो एक चीज़ आपके पास होगी कि एजुकेटेड लोग उसे नजर आएंगे। बट आप इसी लिहाज से अगर एक और चाय का आप इश्तिहार देखें, फॉर एग्जाम्पल कड़क छाप चाय, तो उसके अंदर घोड़ा एक आ रहा होगा, मूंछों वाला बंदा होगा और वो एक समथिंग लाइक इस तरह के आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट का भी उन्होंने डिफरेंट किया, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन आपके पास क्या है वो डिफरेंट है, कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कड़क छाप स्ट्रॉन्ग टी उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, जो ड्राइवर हैं ठीक है उनको स्ट्रॉन्ग टी चाहिए। बट जो इस तरफ आते हैं तो आप लाइट कलर की चाय जो है पसंद करते हैं लिप्टन के अंदर आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें एजुकेशन से आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी गवर्नमेंट से जो है वो सब्सिडीज़ कितनी दे रही है आपके पास, ठीक है, सब्सिडीज़ के आपके लॉ कैसे हैं, पेटेंट के आपके पास लॉ कैसे हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन जो है वो इफेक्ट करती है एक कंपनी की पॉलिसी को, एक कंपनी की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर। आपके पास एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंज्यूमर सर्विसेज, आप मतलब कि आप जो है कस्टमर फीडबैक के भी आदी हैं या नहीं, कस्टमर फीडबैक को आप वैल्यू देते हैं। वो कंपनी जो आपके पास कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर फीडबैक को जो है वो वैल्यू देती हैं, वो प्रोग्रेस करती हैं आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि कस्टमर के लिए ही आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कस्टमर को आपको सुनना है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आपने फुलफिल करना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट क्वालिटी, आप जो है कंसिस्टेंटली जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने कंटिन्यूस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंसेप्ट आपने देखा होगा मार्केटिंग के अंदर, कॉटलर के अंदर, इंट्रोडक्शन मार्केटिंग के अंदर, आपके पास जो फर्म्स हैं वो जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट पर फोकस करती है कि आपने अपनी क्वालिटी को फोकस करना है, मॉनिटर करना है, बट उसको कंसिस्टेंटली जो है आपने मॉनिटर करना है। आपने क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और क्वालिटी जो है आपके पास जो कंज्यूमर है उसके चेंजिंग बिहेवियर और ट्रेंड से आपके पास क्वालिटी क्या होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ आपका क्या है रुझान। सोशल रिस्पांसिबिलिटी हमने बात की थी कि आपका जो है सोशल रिस्पांसिबिलिटी की तरफ भी फैक्टर है। आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, जिसमें आप बिजनेस के अंदर हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, बट आपने जो है अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है उसको भी वैल्यू देना है, उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है, और जो सोसाइटी की की नीड्स हैं उनको भी आपने फुलफिल करना है मैन्युफैक्चरिंग या अपनी सर्विसेज के अलावा। रिसाइकलिंग बिहेवियर हमने बात की थी कि हमें जो है रिसाइकलिंग बिहेवियर को डेवलप करना है, हमें जो है खुद को एजुकेट करना है, हमें अपने पॉपुलेशन को एजुकेट करना है कि डिस्पोजेबल मटेरियल आपके पास क्या होता है, नॉन डिस्पोजेबल मटेरियल आपके पास क्या होता है, ठीक है, और हम इनको किस किस तरह से डिफरेंट वेज में जो है रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और आपको जो है हमें और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी देखना है कि आप जो रिसाइकलिंग जो आपके पास है उसके क्या पैटर्न्स हैं, किस किस पैटर्न से रिसाइकलिंग की जानी चाहिए, ताकि आप लोगों को एक अवेयरनेस जो है कम्युनिटी के अंदर जो है वो आपके पास बढ़े। वेस्ट मैनेजमेंट के पैटर्न्स क्या हैं, एक हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट के पैटर्न बताया आपको कि आपके पास जो है आपके पास म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं जो आपके पास करती हैं, लेकिन म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के अलावा लोगों का जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ही डिफरेंट ट्रेंड्स हैं जो है वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड, वी हैव टू चेंज द पैटर्न्स। हमें रिसाइकलिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, गेन करनी है, हमने खुद को भी एजुकेट करना है, अपनी आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करना है, और अपनी सोसाइटी को भी एजुकेट करना है, और हमने वेस्ट मैनेजमेंट के जो है वो न्यू मेथड जो है वो डिस्कवर करने हैं, ताकि हम बेटर वे से जो है वो एनवायरनमेंट को एज वेल एज अपनी सोसाइटी को जो है वो हम फैसिलिटेट कर सकें। फिर हमने एयर एंड वाटर पोल्यूशन के ऊपर हमने कहा कि इसके ऊपर जो है वो क्या क्या लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन इसके बारे में क्या है, जो इंटरनेशनल आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, वेदर जो आपके पास इंडस्ट्री है उसके ऊपर मतलब कि कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन या लेजिस्लेशन हमारे पास हैं, कि पॉलिटिकल कंट्रोल और आपके पास गवर्नमेंट कंट्रोल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनको मतलब के बाउंड करते हैं कि वो अपने केमिकल्स को जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, उनको जो है प्रॉपरली जो है वो डिस्पोजल के उनके जो है प्रॉपरली एक मेथड होंगे, मेजर्स होंगी, और उसको मतलब कि वो वाटर के अंदर जो है उसको जो है वो नहीं ज़ाया करेंगे, और थ्रू स्मोक जो है एक एनवायरमेंटल जो एक फैक्टर है, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है उसका भी जो है वो सोर्स नहीं बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं सोशल स्कैन आती हैं। ओजोन डिप्लीशन ऑफ कोर्स, द अबव हेडिंग वाटर वे, आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड वाटर पोल्यूशन और ओजोन डिप्लीशन, ये आपके पास सारे जो हैं वो लिंक्ड हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी आपके पास जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के फैक्टर्स हैं और लीगल फैक्टर्स हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी सी चीज़ें डिस्कस की, मैं कुछ आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास गवर्नमेंट रेगुलेशन या डी रेगुलेशंस ऑन द स्पेसिफिक केस। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर किसी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए है तो वो सेक्टर्स के लिए सब्सिडी दे रही है, उसके ऊपर टैक्स रेट कम है। इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पर जो इनिशियल जो डेवलपमेंट कॉस्ट उन्होंने वो कम की हुई है, ठीक है। इस तरह हमारे पास देखें कि जो
डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा या डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पे इमिग्रेशन के लॉज जो है वो ओपन है, तो वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो इमिग्रेंट्स को लाने के लिए, नए जो है वो पॉपुलेशन को लेने के लिए वहाँ पे इमिग्रेशन के जो लॉज हैं उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किए, उनको स्ट्रिक्ट बनाने के बजाय उनको जो है वो फ्लेक्सिबल बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आएँ और उनकी कंट्री में आकर क्या करें, वो स्टे करें। तो ये आपके पास एक डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, ठीक है, पॉलिटिकल मेजर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास जो हैं इफेक्ट कर सकती हैं एक फर्म को या एक सोसाइटी को। टैक्स लॉज चेंजेस इन द टैक्स लॉज, ये आपके पास एक और फैक्टर है, आपके पास स्पेशल टैरिफ, ठीक है, स्पेशल टैरिफ को लगाना, पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज़ का बनाना, ठीक है, वोटर पार्टिसिपेशन रेट कि वोटर का जो है वो टुवर्ड्स द मतलब वोटर पार्टिसिपेशन जो है वो कितनी है, ठीक है, ये भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक्टिविटी है। और मतलब कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की जो आपके पास डिफरेंट कैंपेन्स हैं, जो सेटअप हैं, वो ही इस चीज़ को जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। फिर हमारे पास चेंज इन द पेटेंट लॉज, पेटेंट लॉज का होना, कितने पेटेंट इस साल हुए, ठीक है, पेटेंट लॉज का चेंज होना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, आपके पास जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनकी प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स ये भी गवर्नमेंट का हिक है, उनके बारे में लाज क्या, उनके इक्वल एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन के, माइनॉरिटीज़ के साथ साथ मेल फीमेल्स की जो रेशो है उनको इक्वल पॉपुलेशन देना। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि हमारे पास तहसील लेवल के ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस पॉलिसीज़ हो ताकि जो लोकल लोग हैं उनको जो है ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दिए जाए बनस्बत के बाहर के लोगों को। तो ये हमारे पास ये तमाम जो लॉज हैं ये आपके पास पॉलिटिकल गवर्नमेंट और लीगल फोर्सेज है। तो सोशल, डेमोग्राफिक, कल्चरल जो भी हमारे पास है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट फोर्सेस, ये हमारे पास दो फैक्टर्स थे जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थे। हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस आपके पास कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस ने किस तरह से रिवोल्यूशन लाई, ठीक है, और उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी किस तरह से इम्पैक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, एक उसकी ग्रोथ में। तो देन हम बात करेंगे कम्पिटिटिव फोर्सेज की हमारे पास, ठीक है, कि आपके पास कंपिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना, कंपिटिटर्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके साथ साथ ये कंपिटिटिव फोर्सेस किस तरह से इवॉल्व हुए और वो किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो सकते हैं आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द टुडे लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं अपने पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस से। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हमें पता है कि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है, ई कॉमर्स है या इंटरनेशनलाइजेशन है, ये तमाम एक टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन हमारे पास है, ठीक है, ये जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ये भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है सारे का सब कुछ। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी को जो है वो पॉजिटिवली अडॉप्ट करना एक सोसाइटी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तो हम आज बात करेंगे कि कंपनी के लिए हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से एक फोर्स का फैक्टर बन सकती है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास है, ठीक है, चेंज आना, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत रैपिडली चेंज होती है आपके पास, बहुत तेज़ी से रैपिड इसके अंदर चेंज आती है। तो किस तरह से आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और एक फोर्स का बायस बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डायरेक्शन में जाने से पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के बनने में, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोसेस डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर चेंज में, हर चीज़ के अंदर डिफरेंट तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का फैसिलिटेशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रोल है। वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंटरनेट आपने देखा कि इंटरनेट आपके पास जो है उसकी डिस्कवरी के बाद आपके पास जो दुनिया है वो एक टोटली ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो बड़ा है। इंफॉर्मेशन का जो है पहले अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई असाइनमेंट करनी थी, आप काम करते थे तो आपको बुक्स जो थी वो कंसल्ट करनी पड़ती थी, बुक्स जो अवेलेबल थी, ठीक है, वही, या जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर स्कूल या जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरी लिमिटेड थी, तो आपको बड़ी लाइब्रेरीज के अंदर जो फॉर एग्जांपल आपको जो था वो जाना पड़ता था, अपने जो है सर्च करना पड़ती थी, आपको रेफरेंस यूज़ करने पढ़ते थे, बुक को पढ़ना पड़ता था, तो आपका टाइम का जो था वो भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज था। रिसोर्स का मिलना पहले एक प्रॉब्लम था, मिल जाए तो उसको रिटेन रखना, दिस इज़ अनदर हमारे पास एक इशू था। तो इंटरनेट ने ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फैसिलिटेट किया, आपके पास एक टॉपिक है उसके ऊपर आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट एग्जाम्पल, हर कंट्री के हिसाब से आपको एक डाटा जो है वो अवेलेबल हो सकता है। और आज के दौर के अंदर आपके पास देखेंगे इंटरनेट ने आपकी लाइफ को आसान बना दिया, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिहाज से बल्कि आप बिजनेसेस के लिहाज से देखेंगे बिजनेस करना कितना आसान है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है डिफरेंट फ्रीलांसर्स की जॉब्स हैं, जो आप घर बैठे हुए जो हैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, अपनी स्किल्स हैं, आप जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको आप शेयर कर सकते हैं। आपका एक बिजनेस है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप
एक प्रोडक्ट या स्किल में आप एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी वो प्रोडक्ट या स्किल जो है उसको आप जो है अपने घर बैठे हुए यहाँ से उसको आप मार्केट करके उसको आप इंटरनेशनलाइज जो है वो आपके पास कर सकते हैं। इंटरनेट ने ना सिर्फ यहाँ तक किया, इंटरनेट ने आपकी कनेक्टिविटी जो है उसको भी आपके पास आसान बना दिया। आपके पास देखें डिफरेंट आपके पास जो चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्काइप है, वाइबर है, व्हाट्सएप्स है, डिफरेंट चीज़ें आपके पास हैं जिसने आपको फैसिलिटेट किया कि आप अपने जो है वो कॉस्ट को कम करके, ठीक है, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप दुनिया भर में किसी भी जगह पर किसी भी बंदे से जो है उसको अपने साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और जो है वो फैसिलिटेशन है जिसको आपने देखा कि इंटरनेट देखा। इंटरनेट के हम देखें तो उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। बिजनेस के अंदर जो हमारे पास जो मेन इम्पैक्ट है वो हमारे पास है ई कॉमर्स के अंदर। आपने देखा ई कॉमर्स हमारे पास जो है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, बिजनेस को आपने इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि आपके पास जो है चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इजीली फिजिबल हो गई हैं, मैनेज करना आसान हो गई हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आपके पास बढ़ी है, मार्केट शेयर बढ़ा है। अब आपका जो कस्टमर है वो सिर्फ एक कंट्री या एक जियोग्राफिकल लोकेशन पर नहीं है, बल्कि अब आपका कस्टमर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जान सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको आप जो है प्रॉपर फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास एक चेंज आई, हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आई और जिसने ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को बहुत ज़्यादा चेंज किया तेज़ी के साथ, वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को आप देखें, आपके पास जो चिप्स बनती हैं इंटेल की आपके पास है, ठीक है। आप कंप्यूटर के अंदर देखें, इंटेल का आपके पास प्रोसेसर है। पहले कंप्यूटर का साइज़ क्या था, कितना बड़ा था आपके पास। आप यहाँ पर देखें सबसे पहला कंप्यूटर आपके पास का यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा, एक पूरा कमरे का वो एक कंप्यूटर है। उसके अंदर जो हार्ड डिस्क थी वो कुछ MBs के अंदर थी, ठीक। और आपके पास फ्लॉपी डिस्क देखें आई, और अब बनते 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 आपके पास हार्ड डिस्क आई। हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास जो मैक्सिमम 60 थी, 40, और अब आपके पास जो है वो टेरा डाटा के हिसाब से आपके पास हार्ड डिस्क अवेलेबल है। फ्लॉपी थी, सीरीज थी, उनको रिप्लेस करते करते आपके पास USB स्टिक आ गई। USB पहले कितनी थी, अब आपके पास बिल्कुल छोटे से छोटा साइज, इवन आप उसको पॉकेट के अंदर भी से आप अपने इजिली लेकर घूम सकते हैं। देखें आपको डाटा का फ्लो किस तरह से हुआ। तो ये आपके पास टेक्नोलॉजी का जो है वो इतनी तेजी से चेंज होना आपके पास जो है। टीवी को देखें, बड़े बड़े टीवी, ट्यूब्स वाले टीवी थे, अब आपके पास स्लिम होते होते आपके पास प्रॉपर LCDs की फॉर्म में आपके पास आ गए। आप अपने मोबाइल्स को देखें, मोबाइल आपके पास, आप शुरू के मोबाइल जरा देखें तो पता चलेगा आपको, जो पुराने मोबाइल्स होंगे हैवी थे। एक बंदे के पास अगर मोबाइल होता था, ही इज द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। एक बंदे के पास एक ही मोबाइल होता था, ज्यादा होते। अब आप देखें हर बंदे के पास 4 मोबाइल हैं, इवन आप अपने पॉकेट में देखें दो आपके पास भी होंगे। तो ये चीज आपके पास क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्पेसिफिकली हम बात करें तो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है आपके पास। ये सेमीकंडक्टर्स ने, सिलिकॉन ने जो चिप्स आपके पास हैं, मोबाइल का बड़ा होना, आप मोबाइल के पास छोटा हैंडी आपके पास होते हैं। फीचर्स देखें उसके अंदर आपके पास कितने कैमरे, आप एक कैमरा देखें कितना बड़ा साइज का होगा, और आप मोबाइल के अंदर देखो उसका मोबाइल में एक्टिविटी है, सब कुछ उसके अंदर है, सिग्नल रिसेप्शन दिस दैट, ठीक है। उसके पास कैमरा भी आप देखें उसके पास क्लासिक होगा, जो एक आम कैमरे से उसकी क्वालिटीज और फीचर्स उसके ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये आपके पास चीज क्या है, ये आपके पास सेमीकंडक्टर ने आपकी दुनिया के अंदर जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के साथ क्या किया, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके जो प्रोडक्ट था उसको भी उसने स्लिम स्मार्ट बनाकर रख दिया। तो सेमीकंडक्टर, इंटरनेट का तो हमने देखा, बट सेमीकंडक्टर ने देखे उसने भी आपके पास वर्ल्ड के अंदर क्या किया, बहुत ज्यादा आपके पास चेंज की। खासकर या स्पेसिफिकली हम बात करें तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर का वो बहुत बड़ा एक आपके पास एक रोल है और एक हाथ है। एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज जो आपके पास वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आप देखें आपका वेबसाइट जो है उसके अंदर जो है आपने इनिशियली जो वेबसाइट हुआ करती थी उसके अंदर आपके पास सिर्फ छोटा सेटअप था, बट आप सिर्फ एक स्टैटिक पेज थे, बट आपके पास प्रॉपरली डायनामिक पेज है। इवन आपके पास ऐसी वेबसाइट्स भी आपके पास हैं, इस तरह फैसिलिटेट करते हैं कि आप अगर एक अपने पास कोई कॉस्ट्यूम बनवाना चाहते हैं, कोई अपना ड्रेस बनवाना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट डिजाइन को मतलब कि कस्टमाइज कर सकते हैं, और कस्टमाइज करके आप जो है वो उस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं। देन आप देखें आपके पास ग्राफिक टेक्नोलॉजी का आना, ग्राफिक्स के आने से आपके पास चीज़ें और ज़्यादा क्या आपके पास होगी। मूवीज़ का साइज आपको बड़ा होता है, आपके पास FLV और इस तरह टेक्नोलॉजीज हैं कि उसकी क्वालिटी रिटेन रहती है, पिक्चर की पिक्सल क्वालिटी रिटेन रहती है, बट आपके पास जो साइज आपके पास क्या होता है वो आपके पास कम हो जाता है। तो एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज भी आपके पास जो हैं, ये भी आपके पास एक सोर्स हैं जो कि आपके पास इफेक्ट करती हैं, और उसके साथ साथ आपके पास चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करने में काम आती है। WBM
अल्ट्रा वाइड बैंड जो आपके पास कम्युनिकेशन है, इसने आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन की जो है वो लाइन में आपके पास क्या हो, वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट है और चेंज आपके पास किया। ठीक है, इसने हमारे पास एक चेंज किया सर्किट्स के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर आपके पास डिफरेंट ज़्यादा चेंजेस आई और चीज़ें सारी हुई। तो आपने देखा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, इसके पास रोल है, इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा इंप्रेशन है और इसने कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या किया कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनको क्या किया, उसने आपके पास उनको उसने एडजस्ट किया और आपके पास चीज़ों को अलाइन किया। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकया हमारे पास कि टेक्नोलॉजी ने वाकया कितना चेंज किया आपके पास। टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ आपके लिए फैसिलिटेशन दी बल्कि आपकी कनेक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी कंट्री से भी आपके पास आसान बना दी। अब जो आपके पास एक स्टूडेंट है वो ज़्यादा नॉलेज वाला है। आजकल का जो एरा है वो एक इन्फॉर्मेशन का एरा है। इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो ज़्यादा तेज़ी से अवेलेबल है, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, हमारे पास टाइम नहीं कि हम उसे प्रॉपरली रीड कर सके। तो आपके पास टेक्नोलॉजी का हमारे पास जो है ये एक आपके पास इम्पैक्ट है। इंटरनेट चेंजेस द नेचर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। किस तरह से इंटरनेट ने आपके पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो क्रिएट की, हम इसको देखते हैं वन बाय वन। अल्टर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास हुई कि आपके पास पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, लेकिन आपके पास सेमीकंडक्टर के आने से, इंटरनेट के आने से आपके पास क्या हुआ कि प्रोडक्ट का जो प्रोसेस था, जो प्रोडक्ट बनाते हैं आप, उसका प्रॉपर एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, उसका जो आपके पास लाइफ साइकिल है एक प्रोडक्ट का, वो आपके पास क्या हुआ, वो आपके पास एक आसान हुआ। आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास टेक्नोलॉजी में इनोवेशन तो हुई बट आपके इंटरनेट के आने से, ई कॉमर्स के आने से जो आपका प्रोसेस था उसके अंदर भी आपके पास क्या हुई, आपके पास इनोवेशन हुई। मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल आपके पास जो है वो इनोवेटिव जो आपके पास जो प्रोसेस है वो आपके पास ईजाद हो गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्रोग्रामिंग देखें, आप एक सीडी के ऊपर या एक आप सर्किट ऊपर आप कुछ प्रोग्राम बना देते हैं, वो प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है क्या करता है, सारे के सारे फंक्शंस जो है वो आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर क्या करता है, उनको वो प्रॉपरली परफॉर्म करता है। तो आपके पास देखेंगे आपके पास जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो अल्टर हुआ है, जो आपका प्रोसेस है उसकी जो क्वालिटी है वो आपके पास इंप्रूव हुई है। इंक्रीज स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप इस चीज़ को देखेंगे आपके पास जब आपका स्टोर जो था, हमने स्टोर की एग्जांपल ली हमारे पास कि जब एक जियोग्राफिकल अवेलेबल था तो यू हैव टू वेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर कि फलाना प्रोडक्ट आना है। ठीक है जी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन वाला बंदा आएगा तो वो प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा या पहुंचेगा या प्रॉपरली इतने दिनों बाद आएगा। अगर आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो दूसरे शहर से आना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आना है। ठीक है, तो आपके पास वो प्रॉब्लम एक टाइम कंज्यूमिंग सारे के सारा काम था। बट इंटरनेट के आने से क्या आपके पास क्या हुआ कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड क्या आपके पास वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कंपनीज क्या करती हैं कि अपने पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है, बट उसकी जो फ्रेंचाइजीज होती है आपके पास क्या होती है वो डिफरेंट होती है। आप ऑनलाइन जो है इंटरनेट के थ्रू आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, आप चीज़ पसंद करते हैं और अपना जो ऑर्डर है वो आप प्लेस करते हैं। उस ऑर्डर प्लेस करने से आपके पास क्या होता है कि जो ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, जो आपका प्रोडक्ट है वो उस कंट्री के जो लोकल फ्रेंचाइज के थ्रू आपके पास क्या होगा, आपके घर में क्या होगा, वो डिलीवर हो जाएगा और कोई क्वालिटी किसी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, वारंटी ईच एंड एवरीथिंग आपके पास फुल फ्लेज आपके पास मिलती है। तो आपने देखा कि इंटरनेट के आने से एक तो आपके पास जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसकी जो चॉइसेस आपके पास हैं, अल्टरनेटिव जो हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो आपके पास बढ़े। बट उसके साथ साथ जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपके पास की हुई, वो आपके पास इंप्रूव्ड हुई। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑफ कोर्स आप जो हैं प्रोडक्ट आपके पास इंटरनेट सोर्स बनाए, नई प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज का आप एक इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप इस कंट्री के अंदर हैं, बट आप ऑनलाइन जो है देखते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं। ठीक है, अपने आप फॉरेन जो कंपटीटर्स हैं उनको आप देखते हैं और वहाँ से आइडिया लेकर आप अपने प्रोडक्ट जो है इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक सोर्स बनता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास इंटरनेट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की विंडो क्रिएट करता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की विंडो आपके पास, ऑफ कोर्स आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर जो बना रहे हैं वो डिफरेंट कल्चर का है, बट आप जो दूसरे इंडस्ट्रीज हैं, जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है। बट अगर उनमें से कोई एक ऐसी चीज़ आपको लगती है कि आपके पास ये वाले प्रोडक्ट, अगर ये वाला फीचर हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करें तो हमारे पास जो है ज़्यादा एक इस फंक्शन के अंदर या इस प्रोडक्ट के अंदर एक इनोवेशन आ सकती है, क्रिएटिविटी आ सकती है, आप उसको ऐड करते हैं और आप उस अपॉर्चुनिटी को वेल करते हुए मार्केट के अंदर अपना शेयर जो है बढ़ाते हैं। बट इन द सेम वे अगर आपके पास दूसरी कंट्री एक टेक्नोलॉजी में आगे चली गई आपसे, ठीक है, और उसने टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने अपनी कम कर ली, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या हुआ, उसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ी। ठीक है, क्योंकि अपने प्रोसेस आपने अपने इन्हांस किया, जब प्रोसेस इन्हांस हो तो आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो आपको बढ़ी। प्रोडक्ट क्वालिटी के बढ़ने से आपके पास क्या हुआ कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हुई, वो आपके पास रिड्यूस हो गई। अगर वो एक प्रोडक्ट चीप और सस्ता बना रहे हैं और क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो आपके लिए एक थ्रेट भी बन सकती है।
ठीक है, तो हम इंटरनेट को काफ़ी तरीक़ों से उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। इरेज लिमिटेशन ऑफ जियोग्राफिकल मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि आपके पास जियोग्राफिकल मार्केट की लिमिटेशन खत्म होगी। ठीक है, आप एक वेबसाइट के थ्रू आप पूरी दुनिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज फीचर्स ऑनलाइन उनको बता सकते हैं। इस तरह आपके पास डिफरेंट इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आप यूज़ करते हुए क्लाइंट को मतलब कि आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो है फीडबैक का मैकेनिज्म भी इंटरनेट से आपके पास इंप्रूव हुआ है। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर आपने एक चीज़ ली, प्रोडक्ट लिया, एक दो कंप्लेंट्स आपके पास आएंगी, मोस्टली आपके पास जो होगा लोग पीपल इग्नोर्स, बट हमारे पास जो इसके अंदर हमारे पास है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लेते हैं तो पीपल अपना फीडबैक देते हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, यूज में कैसा है, एक्टिविटीज में कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, तो लोग उन फीडबैक्स को देखते हुए ही उस प्रोडक्ट उसको जो है उसको दोबारा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है जियोग्राफिकल मार्केट है, इसको भी हमारे पास जो है इसका पोर्शन क्या वो हमारे पास सीरीज हुआ एल्टर्स इकोनॉमी ऑफ द स्केल। ऑफ कोर्स इंटरनेट के आने से आपके पास जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसके पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था कि जब आप मैस लेवल पे प्रोडक्शन अपनी बढ़ा देंगे तो आपके पास जो कॉस्ट होगी वो आपके पास क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो कंपनीज हैं जैपनीज हैं, चाइनीज हैं, ये मैस लेवल प्रोडक्शन करती हैं, एक मतलब के बड़े पैमाने पर ये भी करती हैं, जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है और उनके जो उनका प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी ऑफ कोर्स क्या होती है बाकी बनिस्बत दूसरे प्रोडक्ट से क्या होती है वो सस्ती होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के प्रिंसिपल के फोकस करते हैं। बट इंटरनेट के आने से आपके पास जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के प्रिंसिपल्स थे वो भी बदले, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बट आपके पास जो ऑनलाइन डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वो भी आपके पास जो है वो चीज़ें आपके पास क्या होगी, बस ऑनलाइन आप देखिए आपके पास क्या होगी, वो सेल्स अवेलेबल होती हैं आपके पास। ऑनलाइन जो कस्टमर है वो ऑल अब आपके पास लिमिटेड नहीं है कि आप एक पाकिस्तान में है तो आपका कस्टमर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, आपकी वेबसाइट है और पूरी की पूरी दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट है पूरी दुनिया अब आपका कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल ही बदल जाता है कि आपने किस तरह से आप एक प्रोडक्ट अपना बनाएं कि आपके पास उसकी जो है वो मार्केट रेपुटेशन भी बढ़े और मार्केट एक्सेप्टेंस है वो भी आपके पास इंक्रीज हो। चेंज एंट्री बैरियर, इंटरनेट ने आपके पास फॉर एग्जांपल इससे पहले अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या आप कहीं जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या आप अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू लुक फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री, व्हाट आर देयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, वेदर द गवर्नमेंट पॉलिसीज दे आर फॉर एग्जाम्पल फेवरेबल और नॉट, व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट रेट, व्हाट अबाउट द कंजम्पशन पैटर्न, क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारा ऐसा लीगल प्रोसेस था फ्रॉम विच यू हैव टू पास थ्रू, आपको उससे गुजरना पड़ता था और उससे गुजरते हुए आप जो थे सारी चीज़ें क्या करते थे, आप वो किया करते थे। बट अब जो आपके पास है कि आपको इस तरह का कोई बैरियर आपके पास अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट ने इस बैरियर को भी आपके पास क्या किया है, इसको एक ओवरकम किया है। अब आप इस चीज़ को देखेंगे, आपके पास एंट्री तो आपने वेबसाइट बनाई एंड योर वेबसाइट अवेलेबल एंड योर वेबसाइट इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो आपके पास एक्सेस आसान है, कहीं से उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा आ सकता है उसको एक्सेस कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से आकर वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अपना फीडबैक दे सकता है, आपसे जो है वो थ्रू मैसेज वो इंटरेक्ट कर सकता है, थ्रू ईमेल आपके पास सेकंड्स के अंदर एक मैसेज दूसरी जगह पर कहीं पर भी आपके पास हो सकता है वो पहुंच सकता है। तो आपके पास इंटरनेट ने आपको बहुत से एंड पर फैसिलिटेट किया। अब अगर हम देखें तो हम इसको देखते हैं हमारे पास के इन तमाम चीज़ों को हम ज़रा और डिटेल किसके अंदर हम जाते हैं। हम अल्टर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नया आपके पास जो हुआ वो आपके पास आया, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑफ कोर्स नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके पास वो आपके पास क्रिएट करने में आपके पास इसने बहुत ज़्यादा आपको फेवर किया। इरेजिंग लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल जियोग्राफिकल मार्केट वो आपके पास कम हुई। ठीक है, चेंजिंग द हिस्टोरिकल ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपके पास तीसरी आपके पास तमाम चीज़ें जो आपको लाइफ साइकिल के आपके पास उसके अंदर उसने चेंज है। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इश्यूज जो आपके पास हैं उनको आप देखें ज़रा कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास इश्यूज भी आए हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी ने जो है वो आपको बेनिफिट ही दिया है, टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं। अंडरलाइन नियरली एवरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, आपके पास अगर एक फर्म है और वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो इनोवेटिव नहीं है और उसने टेक्नोलॉजी को प्रॉपर टाइम से ऑप्ट नहीं किया, तो ऑफ कोर्स मतलब के लॉन्ग टर्म के अंदर उस बिजनेस को जो है वो मुश्किलात या प्रॉब्लम उसको आएंगी। अब हमारे पास ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करती तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में उसका सर्वाइवल तो ऑफ कोर्स खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा, बट जो उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट जो इतनी बड़ी लगी हुई है वो भी उसकी क्या होगी, वो पास
आपके पास जो है उसको भी आपके पास जो है वो नुकसान होगा और आपके पास जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आपके पास हम यहाँ बात करें कि उन्होंने हर डिसीजन मेकिंग का जो भी आपके पास एक स्टेप्स है उसमें उन्होंने इफेक्ट किया। आपके पास जो डिसीजन मेकिंग जो स्टेजेस हैं, ठीक है, अगर आपके पास हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है, स्ट्रेटजी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रेटजी एवेल्युएशन आपके पास है। ठीक, हम अगर देखेंगे हमारे पास स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है उसमें आपको टेक्नोलॉजी किस तरह से सपोर्ट कर सकती है या टेक्नोलॉजी उसमें किस तरह से आपके पास जो है वो कॉस्ट को बढ़ा सकती है। हमने बात की हमारे पास स्टार्टिंग लेक्चर्स में, जब आप स्ट्रेटजी फार्मूलेट करेंगे, ठीक है, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन एक डिसीजन मेकिंग का आपके पास पार्ट है ऑफ कोर्स, और स्ट्रेटजी मेकिंग के अंदर आपके पास स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के आपके पास जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, सीईओ हैं, आपके पास जो प्रेसिडेंट हैं फर्म्स के, जो यूनिवर्सिटी के डीन हैं, जो भी आपके पास मैनेजमेंट है वो आपके पास इन्वॉल्व आपके पास यहाँ पर होती है और उसने अपने आप को जो है रोल जो है वो प्ले करना है। अब आपके पास जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है इसमें एक बात फोकस की जाती है कि आपके पास एस यू हैव टू इन्वॉल्व एस मैनी मैनेजर्स एस यू कैन, आपको अपनी मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उसको आपको इन्वॉल्व करना है अपने किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। जितने ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, डिसीजन मेकिंग के अंदर अच्छा होगा आपके पास, तो आप उसको इजी तरीके से जो है आपको जो है वो फीडबैक अच्छा मिलेगा। ठीक है, आपके पास एक होनेस्ट जो है वो आपको अल्टरनेटिव्स मिलेंगे डिफरेंट एरिया के, जो आपके पास टीम मैनेजर्स हैं, जो रोल मैनेजर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो आपको अपने आइडिया के, अपने इलाके के हिसाब से आपको एक आइडिया देंगे, बात करेंगे और आपको इजीली आपकी फैसिलिटी होगी। अब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो है डिफरेंट लोकेशन से लोगों को बुलाना, मीटिंग कंडक्ट करना, मैनेजर्स कहीं समझते हैं कि हमारे पास ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव इन द कॉस्ट के आपको लाने आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर आगे मैनेजमेंट दिस दैट होल्डिंग आपके पास एक्सपेंसिव पड़ रहा है। बट इंटरनेट किस तरह से उस चीज़ को आपके पास फैसिलिटेट कर सकते, टेक्नोलॉजी जो है आपको किस तरह सपोर्ट कर सकती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। आप अगर नई टेक्नोलॉजी को आप देखते हैं तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपने पास हेडक्वार्टर में आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने पास सेटअप है और डिफरेंट जगह आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे आप अपने क्या करते हैं, एक आपके पास सेंट्रलाइज्ड आपने वहाँ बनाया है और वहाँ पर आप अपना सेटअप जो है उसको आप देखते हैं, करते हैं और आप वहाँ पर क्या करते हैं कि अपने मैनेजर्स के साथ आप जो है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या करते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। आपका जो वो इंटरेक्शन है वो थ्रू वीडियो है, आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं और अपने जो है सजेशंस, एडवाइजेस, जो आपकी राय है उससे आप अपनी मैनेजमेंट को जो है वो भी आप जो है वो मुतल्ला कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके पास टेक्नोलॉजी ने आपको डिसीजन मेकिंग में भी यहाँ पर आकर फैसिलिटेशन की। आप सिर्फ ना अपनी कंट्री में बल्कि दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए आप जो है ऑनलाइन जो आपके पास वेबिनार जो आपके पास होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार है, ऑनलाइन इवन ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज आपके पास है, आप उनको भी आप जो है प्रॉपरली जो है वो मैनेज करके उसको आप आगे लेकर चल सकते हैं, उसको आप आगे चला सकते हैं। ठीक, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन आपने देखा, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में अगर आपके पास है, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, टेक्नोलॉजी आपको जो है वो हेल्प करती है किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी ऑप्ट करें तो आपके जो प्रोसेस कॉस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास कम हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से एक अच्छी आउटपुट ले सकेंगे। मॉनिटरिंग के अंदर आप देखें आपके पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल है, ठीक है, वो आपके पास एडजस्ट करने में आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एवेल्युएशन के अंदर, ठीक है, एवेल्युएशन हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, टूल्स हमारे पास हैं जो आपके पास टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है और उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप बहुत आसानी के साथ अपना जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके पास बैंकिंग सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना ये एक ऑफ कोर्स ब्लेसिंग तो है ही। आपके पास एटीएम कार्ड है, आप ऑनलाइन अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, कितनी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको जो है वो हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें और चलाएं। ठीक, बट अगर आप देखें तो आपके पास आईटी के आने से या बैंकिंग सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने से आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो थ्रेट्स भी जनरेट हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास कितने ज़्यादा आपके पास स्पैम्स आते हैं या आपके पास स्टोलन रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं, क्रेडिट कार्ड किसी का मिसयूज़ हो गया, डाटा इन्फॉर्मेशन जो आपके पास, बिकॉज जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या आप यूज़ करें वो आपके पास एक ऑनलाइन चैनल है, अगर वो सिक्योर नहीं है और आपको उसके बेस के ऊपर जो इंक्रिप्शन है उसकी बैक के ऊपर वो प्रॉपरली स्ट्रांग नहीं है, तो आपके पास क्या होगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने कोई भी परचेज करने के लिए आपने की, वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो
एंड के ऊपर वो हैक हो सकती है। और उस हैक होने से आपके पास क्या होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो उसको दूसरा बंदा भी यूज़ कर सकता, और आपको कई स्कैंडल्स जो है वो बहुत आराम से जो है इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। बट डेली लाइफ में आपको कितने स्कैंडल्स मिल जाएंगे कि आपके पास जो है थ्रू इंटरनेट ट्रांजेक्शन की, और अब जो है वो आपके जो क्रेडिट कार्ड वो आपके पास ऑफ कोर्स वो आपके पास ख़त्म हो चुका है या आपके पास खाली हो गया। तो ये चीज़ें आप देखें कि ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं, ठीक है, और इन चीज़ों को जो है वो इशू आपके पास हो सकता है। तो आपके पास देखें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को बैंक में आने से फैसिलिटेशन हुई, बट आपके पास साथ साथ ये थ्रेड्स भी जो आपके पास वो हुई वो जनरेट आपके पास हो गई। अब बैंक के अंदर क्या आपके पास चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी हायर किए गए, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर भी हायर किए गए, ताकि ये थ्रेट्स हैं इनको हम जो है वो मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। मिनिमाइज करने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो आपके पास थ्रेट्स हैं ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी आपके पास एक इन्होंने आपको विंडो दी। तो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस के उन्होंने प्रॉपरली इसको नहीं देखा या एड्रेस नहीं किया, और आपके पास ये डिफरेंट लूप होल्स है। बट जो आपके पास डिफरेंट लूप होल्स आते हैं आप उन्हें कवर करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ आपके पास रिफाइन होते होते एंड ऑफ द डे आपकी जो है वो टेक्नोलॉजी आपके पास जो है वो एडजस्ट हो जाए। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमने इश्यूज देखे, एटीएम कार्ड के स्टोलेंस हैं, क्रेडिट कार्ड का आपके पास जो है मिस यूज़ होना, ठीक है, ऑनलाइन एसेस के थ्रू पैसों का ट्रांजैक्शन का पैसे ट्रांसफर हो जाना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं ये आपके पास प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और हैं भी। तो टेक्नोलॉजी ब्रेसिंग होने के साथ साथ आपके पास मतलब की प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, बट रेमेडीज़ हैं, मेयर्स हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन प्रोसेस को देखती हैं, करती हैं, एंड विद टाइम सारी चीज़ें आपके पास क्या होती हैं वो चीज़ें रिफाइन होकर आपके पास एडजस्टमेंट हो जाती है। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्सेस हमने बात करेंगे वो हमारे पास है कम्पिटिटिव फोर्सेस। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस को हमने देखा, उनको हमने डिस्कशंस की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास वो हमारे पास है कम्पिटिटिव फोर्सेस। कलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द कंपिटिटर इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। देखिए हम जितनी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसमें हमारे पास जो की हमारा जो पर्पज़ है वो हमारे पास है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से असेस करना, कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें अपने कंपटीटर्स के अपनी कंपटीटर्स की इंफॉर्मेशन ले सकें, अपने जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज मॉनिटर कर सकें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मॉनिटर कर सकें, कल्चरल फोर्सेज, लीगल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, ये तमाम हम फोर्सेज जो हैं इनकी हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें, हम एक लिस्ट किस अपनी बना सकें ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की असेस करके अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकें। तो जो हमारे पास कंपटीटर्स आपके पास हैं वो आपके पास बेस्ट सोर्स इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे आपके पास सप्लायर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके, कस्टमर्स आपके होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आपके पास कस्टम जो आपके पास कंपटीटर्स हैं ये भी आपके पास एक बेस्ट सोर्स इंफॉर्मेशन होते हैं, और कस्टमर जो आप अपने कंपटीटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसे प्रोसेस करना, एनालाइज करना और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के लिए, ये एक इफेक्टिव टेक्निक आपके पास है। वर्चुअली कंपटीशन इन ऑल इंडस्ट्रीज कैन बी डिस्क्राइब एज इंटेंस। इन जो भी कंपटीशन है, अगर आप दो बंदों को ले लें उनके दरमियान में आप जो है डिबेट कंपटीशन करवा लें, तो कंपटीशन एक कंपटीशन है, दोनों बंदे अपने एंड पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द रिजल्ट्स कि इनमें से कौन बंदा जो है वो फर्स्ट या सेकंड आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो कंपटीशन होता है ये हमेशा इंटेंस ही होता है। एक इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आप देख लेंगे आपके पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये आपके पास जो है आपकी कंपनी के अंदर जो है फीचर्स है, ठीक है, और उन फीचर्स की बेस पर आप मार्केट में क्या कर रहे होते हैं, आप अपने कम्पीट कर रहे होते हैं। तो आपके पास कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर हमारे पास जो कंपटीशन है वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा इंटेंस ही होगा। बट आपकी जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप जो अपने पास कंपटीटर्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उनको आप उनके प्रॉपरली लिस्ट बनाएं, उनको आप एवेल्युएट करें और उस इंफॉर्मेशन को फिर अपनी जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन उसके लिए आप जो है वो यूज़ करें। जो हमारे पास राइवल फर्म्स आपकी हैं उनके अंदर से आपने डिफरेंट ये जो चीज़ें हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है और ये आपको हेल्प करेंगी आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर। अब एक जो कंपटीटर्स हैं उनके आप किस किस चीज़ को जो है आपने अच्छी तरह स्टडी करना है, फोकस करना है, ताकि आप जो है अच्छी तरीके से अपना क्या कर सकें, जो डिसीजन है उसको आप जो है वो आप कर सकें। तो आप अपने पास जो राइवल फर्म्स है उनकी आप स्ट्रेंथ देखें कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी जो एक कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपके पास क्या हैं, ठीक है। आप देखेंगे आपके पास कि वेदर दे आर मीन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग,
whether they are technologically strong, whether they have more skilled labor, उनके पास कौन से ऐसी फीचर्स हैं जो कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं आपसे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट तो ऑफ कोर्स आपके पास है ही है, बट आपको अपने जो कंपटीटर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी भी आपको लिस्ट बनानी है। ठीक, कि आपके पास जो कंपटीटर्स हैं वो किस किस एरिया में ज्यादा स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स जब आप एक उनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ वो नहीं होगी तब आपको वो स्ट्रेंथ लगेगी। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास एक चीज नहीं है तो दूसरे बंदे के पास है कि हाँ यार उसके पास ये भी है, ये भी है, उसके पास खुद नहीं है, तो तब जो आपकी कमी है एक्चुअली वो उसकी स्ट्रेंथ है। आपने इस चीज को देखा, जो आपकी कमी है वो उसकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो अगर उसके पास है तो आपको कुछ चेंज नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास स्ट्रेंथ की फॉर्म में है। तो आप देखेंगे कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ क्या है, फिर आप वीकनेसेस देखें तो आप देखें पिछली स्टेटमेंट का ये उल्ट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो शायद उसकी वीकनेसेस हों। ठीक है, आप कहोगे जो मेरे पास ये चीज है इसके पास नहीं, यू आर कंपेयरिंग योर कंपटीटर्स विद यू, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड कंपटीटर, कि आपका मद्दे मुखालिफ जो है वो आपका जो है वो है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ वो शायद आपकी वीकनेसेस है, जो आपकी वीकनेसेस है वो शायद उसकी स्ट्रेंथ है। तो आपने स्ट्रेंथ भी देखनी है उसकी, और उसकी वीकनेसेस है उनको भी जो है आपने इनलिस्ट करना है, नोट डाउन करना है। कैपेबिलिटीज, यस दिस थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कि वो कैपेबल कितना है, किस सिचुएशन के अंदर किस तरह का डिसीजन लेता है। ठीक है, ये आपके पास उसकी कैपेबिलिटी है। ऑफ कोर्स कि ये आपके पास एक जो मैनेजमेंट है इसका फैक्टर आपके पास ज्यादा है, कि आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और आपने उस अपॉर्चुनिटी के अंदर रिस्क ज्यादा है, बट जितना रिस्क ज्यादा है उतना उसका रिटर्न है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास उसका ज्यादा होगा। तो आप देखते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर क्या हुआ कि आपके पास कैपेबल मैनेजमेंट कैपेबल है कि वो स्ट्रेंथ को जो रिस्क है उसको जो है वो रेजिस्ट कर सके, और उस रिस्क के ऊपर जो उसने लेना है डिसीजन वो भी आपके पास ले सके। तो कैपेबिलिटीज जो है आपकी जो कंपटीटर्स की उनको भी आपने फोकस करना है, उनको भी आपने अपने पास प्रॉपर नोट डाउन करना है। फिर अपॉर्चुनिटीज आप देखें कि वो किस अपॉर्चुनिटीज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स जिस तरफ आपकी स्ट्रेंथ होगी आप उन्हीं अपॉर्चुनिटीज जो है वो फोकस करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज जिस तरफ हो जाती हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ आपके कंपटीटर्स के स्ट्रेंथ के साथ मैच करती हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर रहे हैं ऑफ कोर्स आप उस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं, बिकॉज यू वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री। अगर आप सेम इंडस्ट्री में फिर तो वो चीज फिजिबल है। थ्रेट्स आपके पास क्या है, ठीक है, राइवल जो है वो मतलब के उनके एंड से आपको क्या क्या थ्रेट्स आ सकती हैं, आप उन थ्रेट्स की लिस्ट बनाएं। ऑब्जेक्टिव्स देखें उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो लॉन्ग टर्म में किस तरह से ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। आप देखें कि एक काम को करने के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाती हैं, कौन कौन से पैटर्न्स जो हैं वो लोग अडॉप्ट करते हैं। तो जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं वो आप देखकर अपनी स्ट्रेटजी को उस लिहाज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह देखेंगे, आपके पास मोबाइल इंडस्ट्री को आप देखें, आपके पास मोबाइल के जो है एडवर्टाइजमेंट्स आप देखें, आपको रोजाना जो है डिफरेंट एड्स मिलने हैं, डिफरेंट एडवर्ड्स आपको मिलते हैं, और आप देखते हैं कि एक कंपनी जो है एक बात करती है, दूसरी कंपनी उसके मुकाबले में दूसरी बात करती है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजीज उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसके हिसाब से वो स्ट्रेटजीज बनाती है। एक मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि एक आपका कंपटीटर ये वाली फैसिलिटी इतने आपके पास पैसों में दे रहा है, तो आप उस फैसिलिटी से ज्यादा फैसिलिटीज या कुछ जिस तरह भी आप अपने देखते हैं कि अपनी कॉस्ट मैनेज होती है आपकी, आप उसे देखते हुए अपनी आप एक नई स्ट्रेटजी क्या करते हैं आपको डिजाइन करते हो। आपके पास जो मोबाइल के डिफरेंट पैकेजेस आपके पास हैं, कॉल पैकेजेस हैं, SMS पैकेज है, तो ये एक्चुअली एक स्ट्रेटजीज हैं जो कि अपने कंपटीटर से खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए। ऑफ कोर्स वो भी वो चीजें दे रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं, डिफरेंट कॉस्ट में दे रहे हैं, आप अपने कस्टमर को डिफरेंट कॉस्ट में दे रहे हैं, बट द वे यू आर प्रेजेंटिंग द थिंग, योर स्ट्रेटजीज, योर ऑब्जेक्टिव्स, वो आपके पास उनसे जो है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंशिएट करती हैं आपको। तो आपके पास जो आपका कंपटीटर्स है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसकी कैपेबिलिटीज, ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, ये आपको हेल्प कर सकती हैं अपने जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का फेज है उसको रिफाइन करने के अंदर। सिमिलरली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं, और जो उसकी एंड पे एवेल्युएशन है वो भी आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमें कुछ की क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करनी है और हमें देखना है उनको कंपटीटर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम इनकी क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कंपटीटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम इस चीज़ को दोबारा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि हम अपने कंपटीटर्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं।
आप में से कौन बच्चा बताएगा कि हम लोग अपने कंपटीटर्स के बारे में इतने क्यों कॉन्शियस हैं? जिस तरह हमने कहा कि हम अपने इकोनॉमिक फोर्सेस के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, उनके बारे में हमने फुल डिटेल लिस्ट बनाई हमने, फिर हमने अपने टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, हमने अपने जो हैं गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल फोर्सेस, हमने उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाई। अब हम अपने कंपटीटर्स के पीछे क्यों पड़ गए? बताइए कि हम अपने कंपटीटर्स की लिस्ट क्यों बनाना चाहते हैं इतने, हमें क्या इशू है? देखें जी, हमारे पास जो कंपटीटर्स आपके पास हैं, जो कंपटीटर्स हैं आपके, वो तो आपके सर्वाइवल का एक सोर्स है, ठीक है। वो कुछ चीज़ करते हैं तो आप उनको जैसे किसी एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने उन्हीं के स्ट्रेटजीज को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज जो है सेट करना है। जब तक आपको अपने दुश्मन का प्रॉपर पता नहीं होगा, दुश्मन तो खैर नहीं है हमारे, मैं तो उनको दुश्मन नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि उनको देखते हुए आप अपने आप को खुद को जो है एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी जो है स्किल डेवलप कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को आप इनहांस कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो हमेशा फ्रूटफुल होता है और ये हमेशा एक फायदेमंद चीज़ है। कंपटीशन होना चाहिए। विदाउट कंपटीशन, मोनोपोली के अंदर तो जो है आप लेजी हो जाएंगे और प्रॉपर आप जो है अपने कस्टमर्स को भी आप प्रॉपर जो है वो बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। कंपटीशन का जो एंड बेनिफिट है वो तो आपके किसको जाता है? कस्टमर्स को जाता है। आपको भी ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट के फॉर्म में, मार्केट शेयर की जो है उसके हिसाब में आपको बेनिफिट है, बट जो असल बेनिफिट है वो आपको किसको है? आपके पास जो कस्टमर है उनको आपको जो है वो बेनिफिट्स है। तो जो आपके पास की क्वेश्चंस है जो आप अपने कंपटीटर्स के लिहाज से देखेंगे, वो आपके पास क्या है? व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। उनके ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज उनके क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। देयर रिस्पॉन्स टू ऑल एक्सटर्नल वेरिएबल, हाउ दे रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल वेरिएबल, दिस थिंग कम अंडर देयर कैपेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल सोशल, पोलिटिकल एंड डेमोग्राफिक। अगर आपके पास कोई सोशल इवेंट होती है, आपके पास कोई पोलिटिकल फैक्टर आपके पास बनता है या डेमोग्राफिक आपके पास चेंज आती है, तो हाउ दे एक्चुअली रिस्पॉन्ड। आपके पास जो कंपटीटर्स आपके पास हैं, फॉर इसके अंदर आप और चीज ऐड करेंगे, what are their how they are responding toward the society, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर आपके पास वो वहां पर वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके पास देखें कि आपके पास जो डिफरेंट इवेंट्स आपके पास होते हैं, वहाँ पे आपके पास बैंक्स उसको जो है स्पॉन्सर की फॉर्म में कर रहे होते हैं। कोई आपके पास सोशल इवेंट है तो उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? आपका जो बैंक है वो आपका स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप है ये एक्चुअल में एक किस्म की जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और बैंक्स जो है अपनी सर्विसेज के अलावा इन चीज़ों को भी क्या करते हैं? वो मोटिवेट करते हैं, या इंडस्ट्रियाँ जो करते हैं उनको मोटिवेट करती हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं उन एक्टिविटीज़ को। तो अगर आप देख लेते हैं कि आपके जो कंपटीटर है उसकी स्ट्रेंथ ये है, उसकी वीकनेसेस ये है, वो कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज लगाकर जो है खुद को जो है वो एडजस्ट करता है, और उसका रिस्पांस क्या है किस तरफ? एक्सटर्नल वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है। वो किस तरह से पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं उनको मतलब किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। सोशल चेंज, डेमोग्राफिक चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उस चेंज को। देखिए आपके पास भी एक पैटर्न है, ये एक नई इंडस्ट्री जो उस आपके पास ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो दूसरे लोगों का है वो आपके पास शेयर करने का आपको मौका मिल रहा है। आपके पास आप अगर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस फर्म के और उस बिजनेस के अंदर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीटर्स को अपने प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, उनकी बैक हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके जो डिफरेंट जो सिचुएशन हैंडलिंग टेक्निक्स हैं उसको आप देखते हैं, तो उसको आप जो है प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, उसको से आप बेनिफिट ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंट आप देखें आपके पास चेंज है, जब आपके पास न्यू गवर्नमेंट आपके पास आई तो आपने देखा कि जो रेलवे आपके पास है ये आपके पास क्या प्रॉपरली रेलवे आपके पास देखें ऑलमोस्ट डैमेज इंडस्ट्री आपके पास है कि उसके कुछ सिर पैर नजर नहीं आते आपको, क्योंकि उसको दोबारा सर्वाइवल उसकी हो सकती नहीं हो सकती। आप देखें कि आपके साथ जो बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, इंडियंस जो आपके पास हैं, ठीक है, हम उनको कंपटीटर कहते हैं, हमारे पास उनके साथ हमारा कंपटीशन है, ना सिर्फ हमारे और मैटर्स हैं बट हम इसमें हम देखें कि वो हमारे कंपटीटर्स हैं। उनकी आप देखें स्ट्रेटजी जो है उन्होंने क्या की। उनका रेलवे का जो सेक्टर था वो बिल्कुल जो था आपके पास प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था और आपके पास जो था वो पे नहीं कर रहा था, बट उनका एक मिनिस्टर लालू प्रसाद के नाम से उनका है, उन्होंने किस तरह की एक इनोवेटिव किस्म का एक मेथड इजाद किया और उन्होंने उस इंडस्ट्री को जो है वो एक अर्निंग इंडस्ट्री बना दिया। वो मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन गई इंडिया की रेलवे। आप देखें उस जो मॉडल है उस मॉडल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो लालू मॉडल के नाम से जो है वो उसका नाम दिया, लालू मॉडल, ठीक है। लालू प्रसाद के नाम से उन्होंने उसको लालू मॉडल दिया और उसको एक्नॉलेज किया
आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कि आपके पास कितना बेस्ट उस बंदे की एक कैपेबिलिटी थी, उसने एक अच्छे तरीके से एक अच्छी स्किल के साथ उसको मैनेज किया और उन्होंने उस मॉडल को देखा। आप काइंडली इसको जरूर देखें कि आपके पास रेलवे इंडस्ट्री के अंदर जो है उसने उस बंदे ने क्या क्या स्टेप्स लिए और उन स्टेप्स लेने के बाद जो है उसने किस तरह से रेलवे, और वो आप देखें एक और आपके पास एक जबरदस्त चीज है कि वो इतना बंदा एजुकेटेड भी नहीं था। आप कहेंगे बहुत एजुकेटेड बंदा था, एजुकेटेड भी नहीं है लालू प्रसाद जो है। तो उन्होंने वो किस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को, स्किल्स को यूज करते हुए उन्होंने उसको किया। तो अगर कहीं पर बाहर आपके पास एक चीज है आपके पास और एक चीज हुई है, इनोवेशन हुई है और वो आप भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो व्हाई यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील? आप नई चीज क्यों डिस्कवर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई दैट, उसी के अंदर थोड़ी बहुत आप चेंजेस करें और अपने पास जो इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल डूब चुकी है, बैठ चुकी है, उसको आप किस तरह से स्टेबल करने की कोशिश करें। तो आपके पास रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल वेरिएबल, देयर वल्नरेबिलिटी टू द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, अगर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं तो उनकी उसकी तरफ जो वल्नरेबिलिटी वो आपके पास क्या है। जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हैं उनको आप देखें तो आप क्या करेंगे कि अवर वल्नरेबिलिटी टू द आपके पास जो टू द सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज काउंटर अटैक, इस तरफ उनका क्या रुझान है। अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लास्ट में हमने बात की देर, अब हम बात आगे अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस पोजीशनिंग रिलेटिंग टू द कम्पिटिटर्स। पोजीशनिंग, सर्विस मार्केट पोजीशनिंग आपके पास जो है आपकी सर्विसेज की या प्रोडक्ट की आपके कंपटीटर के लिहाज से कैसी है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, ठीक है, एंट्री और एग्जिट आपके पास फर्म आई, ठीक है, फिर एग्जिट हुई, उसका पैटर्न कंपटीटर्स का आप देखेंगे वो क्या हुआ, एंट्री के बाद क्या था, अब क्या है करंटली और फिर क्या हुआ। पढ़ें की फैक्टर्स फॉर आवर करंट पोजीशन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी करंट पोजीशन है, ठीक है, उसको आपने मॉनिटर करना, उसको आपने देखना है कि आपकी करंट जो है इंडस्ट्री के अंदर पोजीशन क्या है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने पास जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको भी आप देखेंगे, आपकी जो मार्केटिंग पोजीशन है उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी जनरेट हुई, जो मार्केट शेयर है वो आपके पास क्या है। तो ये फैक्टर्स आपके पास इंपॉर्टेंट है और उनको आपने देखना है, उनको आपने करना है। सेल्स एंड प्रॉफिट रैंकिंग ऑफ द कंपटीटर्स ओवर टाइम, सेल्स और प्रॉफिट क्या रहा आपके कंपटीटर्स का ओवर द टाइम, इसकी क्या जरूरत है। या आप में से कोई बंदा बताएगा कि सेल्स हम अपने मॉनिटर करना चाह रहे हैं अपने कंपटीटर्स की, और फिर हम अपना जो प्रॉफिट रैंकिंग है उसको भी हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं अपने कंपटीटर्स की। जी काइंडली बताइए। ये थोड़ा इशू है कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, पर अपने ट्विटर से आप जरूर इंटरेक्ट करें और उनको आप जरूर बताएं कि आपके पास सेल्स एंड प्रॉफिट हम क्यों करना चाह रहे हैं। देखिए एक्चुअल में हमारे पास इस तरह का है, अगर आप किसी चीज़ के ट्रेंड्स पढ़ते हैं, एक चीज़ हमारे पास की फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमारे पास क्या होता है कि आप लास्ट ईयर का डाटा लेते हैं, लास्ट ईयर की सेल्स है, प्रॉफिट है, मार्केट एक्टिविटी जो भी आपके पास है, उस डाटा को आप देखते हैं और उस डाटा के ऊपर आप फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर्स के अंदर जो है आप चीज़ों को किस तरह देखेंगे या किस तरह से आप उनको चलाएंगे। तो अगर आपके पास कंपटीटर्स का सेल्स के रिकॉर्ड है और उनकी प्रॉफिट के आपके पास है, तो आपके पास अगर लास्ट 20 ईयर्स का आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, तो उन 20 ईयर्स की बेस के ऊपर आप देखते हैं कि इसकी जो कंपटीटर्स हैं इनकी प्रॉफिट की जो है वो रेशो क्या रही, स्लोप क्या रहा, प्रॉफिट का इनका जो है वो रेशो क्या रहा। तो उस ट्रेंड्स को स्टडी करके आप अपने कंपटीटर्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, वेदर दे आर द कंसिस्टेंट या इनके पास मतलब अप डाउन आपके पास इंडस्ट्री में आपके पास क्या हो रहा है वो चल रहा है। तो फोरकास्टिंग की टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, मूविंग एवरेजेस के मेथड है और हमारे पास बहुत सारे फोरकास्टिंग हमारे पास मेथड है। SAS आपके पास है, बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं फोरकास्टिंग के, वो आप यूज करते हुए आप उन पैटर्न्स को देखते हुए आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ठीक, नेचर ऑफ द सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप, उनके जो है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशंस कैसे हैं, सप्लायर के साथ रिलेशन कैसे हैं और आपके अपने रिलेशन जो हैं कैसे हैं। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि आपके जो रिलेशनशिप हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास एक सोर्स इंफॉर्मेशन है। आपका जो सप्लायर है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर है, कस्टमर भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सप्लायर के साथ एक अच्छे लिंकेज है, अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, तो कई चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ भी किया जा सकता है और कई चीज़ों पर मतलब कि आप बेनिफिट भी अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब कि आपके पास टू वे प्रोसेस है इंफॉर्मेशन का भी,
ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट डिलीवरी का भी और आपके पास सर्विसेज का भी। द थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, अगर आप अपने कंपटीटर्स के बारे में एक अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट के मुकाबले में कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। क्या ये सब्स्टिट्यूट लॉन्ग टर्म में आपके प्रोडक्ट को कहीं जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता, प्रोडक्ट की मार्केट को आपकी। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। आपके पास देखें कहीं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, कहीं अच्छे प्रोडक्ट जिनका अच्छा मार्केट नेम था, बट आजकल वो मार्केट में बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आते। उसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने प्रॉपर्ली मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, सप्लायर चैनल्स और अपने कस्टमर थे, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी फीडबैक्स उन्होंने प्रॉपर्ली सुन नहीं किया, और आहिस्ता आहिस्ता के पास क्या हुआ, उनके पास मतलब कि वो मार्केट से क्या हो गया, ऑफकोर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और अब मार्केट में उनका मतलब कि बिल्कुल नाम भी आपको नहीं मिलता। तो आपको देखना है कि कहीं आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो कहीं आपके प्रोडक्ट के लिए थ्रेट का सोर्स नहीं है। तो कंपटीटर्स आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। आप कंपटीटर्स के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जगह हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। इंटरनेट तो हमारे पास एक है, ठीक है। मूडी मैनुअल्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास जो है डिफरेंट बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन डिस्क्रिप्शन आपके पास है, वैल्यू लाइन इन्वेस्टमेंट सर्विस हैं, ये आपके पास मतलब फ्रेड डेविड की बुक से ये सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट रैंकिंग, इंडस्ट्री वीक है, फोर्ब्स हैं, फॉर्चून है, बिजनेस वीक्स हैं, ठीक है। ये आपके पास तमाम के तमाम हो, हमारे पास रिपोर्ट्स आपके पास क्या होती हैं, वीकली आपके पास आती हैं, छपती हैं, मंथली मैगजीन्स हैं, इनसे आप ले सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपके पास डिफरेंट आपके पास कंपैरिजन्स मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, उनको भी काइंडली देखें तो आपके पास कम्पिटिटिव फोर्सेस के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो कंपटीशन इस कंपटीशन हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और मैं ये 7 चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 7 फीचर्स हैं ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव यूएस फर्म्स। ये कुछ चीज़ों के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। हम इन 7 फीचर्स को पढ़ेंगे, और 7 फीचर्स के बाद आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव यूएस फर्म्स हैं, उन 7 फीचर्स को आप देखें और अप्लाई करें उनको अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक। तो आपको एक अच्छी तरह पता चलेगा कि आपके पास किस तरह की चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास जो मार्केट शेयर मैटर्स, ऑफ कोर्स किसी भी इंडस्ट्री में आप हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, तो मार्केट शेयर ऑफ कोर्स आपके लिए मैटर करता है। आपको स्ट्रेटजीज ऐसी बनानी है, इस तरह से स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करवानी है, नए प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन करने हैं, अपने प्रोसेस के अंदर आपने इनोवेशन लानी है, ताकि आप मार्केट शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें। वेदर मतलब कि वो एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है, आपने जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप जिस तरफ जाते हैं आपको अपने जो है मार्केट शेयर को बढ़ाना है, उसको कैप्चर करना है। अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस यू आर इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका एक्चुअल बिजनेस क्या है। आपको अपना बाउंड्री जो आपको अपनी बाउंड्री जो है वो आप डिसाइड करना है, आपको अपने बिजनेस का स्कोप डिफाइन करना है। आपको जब अपने बिजनेस का स्कोप पता चल जाएगा कि ये मेरी बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर मैंने काम करना है, तो फिर आपको जो है वो इन दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो दूसरे फैक्टर्स हैं, आपको अगर एक और इसमें एक आपके पास बेनिफिट है कि अगर आप एक बाउंड्री अपनी डिसाइड कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मेरे बिजनेस का स्कोप ये है, और ये जो फोर्सेज हैं ये मेरे इस बिजनेस के स्कोप के अंदर नहीं आते, मुझे ये इफेक्ट नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं बहुत सारी इन चीज़ों से। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस आपका क्या है, और ये जो यूएस की कम्पिटिटिव फर्म्स हैं ये अंडरस्टैंड करती हैं इस चीज़ को कि व्हाट बिजनेस दे आर इन, ब्रोक और नॉट फिक्स इट। हमें एक रिलेशनशिप को खत्म करना है, हमें एक सप्लायर से जो है अपनी कट ऑफ करनी है सर्विसेज, एक डिस्ट्रीब्यूटर से कट ऑफ करनी है नहीं, हमें इस सेगमेंट को हमें रखना या नहीं रखना, इसके बारे में डिसीजन। फिक्स इट, ब्रोक और नॉट, रिलेशनशिप रखने ही खत्म करने या हम उनको फिक्स करने। इनोवेट और इवेपोरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास है। इफ यू आर इन द मार्केट यू वांट टू बिकम इनोवेटिव और इवेपोरेटिव। आप या तो इनोवेटिव हैं तो आप लॉन्ग टर्म में जो है वो सक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज यू हैव टू इवेपोरेट। अगर आप इनोवेटिव हैं तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेंगे, वरना क्या होगा, आप मतलब के लाइक वाटर बबल्स एवेपोरेट हो जाएंगे, उस मार्केट उस इंडस्ट्री से आप जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट लेसन लर्न हियर इज दैट आपको इनोवेटिव होना है एक इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए। आपको नई स्किल्स सीखनी है, नई कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ताकि आप जो है वो इनोवेट अपने प्रोसेस के अंदर इनोवेशन ला सकें, अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन ला सकें, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर आप इनोवेशन ला सकें, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है आप इनोवेशन ला सकें, उनको नई स्किल्स नई टेक्नोलॉजीज उनको आप जो है मुतारिफ करा सकें। अदरवाइज आपके पास एंड रिजल्ट क्या होगा, आप जो है वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है एवेपोरेट हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे।
ठीक। एक्विजिशन इज एसेंशियल टू ग्रोथ, एक्विजिशन आपने जो है वो एसेंशियल टू ग्रोथ, आपने एक्वायर करना है चीज़ों को, नॉलेज को, इंडस्ट्रीज को, ठीक है। हमारे पास जो कंसेप्ट है मर्जर का, एक्विजिशन का, ये हमारे पास ग्रोइंग कंसेप्ट है। तो ये यूएस के अंदर भी ऐसा ही है कि इज एसेंशियल फॉर बोथ पीपल मेक अ डिफरेंस। आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को एसेट समझना है, उनको आपने जो है वो वर्कर नहीं समझता। अगर आप अपने उनको वर्कर समझेंगे तो आप कभी भी एक कंपनी, एक ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए फैमिली के तौर पर काम नहीं करेगा। तो यू हैव टू कंसिडर देम एज एसेट, एज फैमिली। तो फिर वो आपके लिए डिफरेंस। आसान सी चीज़ है कि अगर आप एक बंदे को ओन करना शुरू कर देंगे, ओनरशिप उसे देंगे, उसे पावर डेलीगेट करेंगे, उसे अथॉरिटी देंगे, तो वो बंदा जो है आपकी फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना स्टार्ट कर देगा। नो सब्स्टिट्यूट फॉर द क्वालिटी, नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल, और आई होप कि ये 7 प्रिंसिपल आपको अच्छे लगे होंगे और ये रियली डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं एक कंपनी को दूसरी कंपनी से। तो ये 7 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आपके पास है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एंड एथिकल प्रोसेस फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द competition activities and general business trends to further a business on। आप क्या करते हैं? सिस्टमैटिकली और एथिकली एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का, किसके बारे में? अपने कंपटीटर्स के हवाले से कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बिजनेस प्रोसेस को कैसे देखते हैं, उनके बिजनेस ट्रेंड्स को देखते हुए आप अपने बिजनेस को क्या करते हैं कि प्रॉपरली जो है वो उसको इन्हांस करते हैं। तो ये कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि एक सिस्टमैटिक हो और एक एथिकल हो, डाटा एनालाइज करने का, डाटा गैदर करने का अपने कंपटीटर्स के बारे में, उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम। हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, फर्म नीड्स एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम, जो हमने बात की उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। द 3 बेसिक मिशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम आर, 3 उसके हमें बेनिफिट्स हैं, वो हमारे पास क्या है, मिशन हमारा क्या है? टू प्रोवाइड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स, उस इंडस्ट्री के बारे में जानना और उस इंडस्ट्री कंपटीशन के बारे में जानना, कंपटीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जिसके लिए आप काम करें। टू आइडेंटिफाई एरिया इन विच competitors are vulnerable and to assess the impact of the strategic action would have no competitors। आपने देखना है कि आपने कौन कौन से जो competitors हैं उनके कौन कौन से जो है strategic जो है strengths हैं, strategic action कौन कौन से लेने हैं अपने competitors के हिसाब से उसको आप देखेंगे। इसमें एक आसान चीज़ आप ये आप कर सकते हैं कि आप जो है आइडेंटिफाई करें वो एरिया जिसमें आपके जो कंपटीटर्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हैं, और फिर उनका आप इम्पैक्ट देखें कि उनका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे कंपटीटर्स के ऊपर क्या आ रहा है। थर्ड चीज़ आप जो इम्पोर्टेंट आपके पास इस प्रोग्राम का जो मिशन है, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मूव्स दैट कंपटीटर्स माइट मेक दैट वुड इंडेंजर अ फर्म पोजीशन। आपके पास वो पोटेंशियल मूव्स भी आपने आइडेंटिफाई करनी है जो कि आपकी फर्म की प्रोग्रेस को जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि आपके पास जो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप वो देखते हैं, उसे लॉन्च करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मूव्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, उन्हें लेकर चल सके। हम अपने लेक्चर की समरी आज देते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, उसका हमने देखा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है, उसका हमने डिस्कस किया इंटरनेट का, सेमीकंडक्टर्स का, एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज का, फिर हमने कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को देखा। इसके बाद हमने जो 7 यूएस की मोस्ट कॉम्पिटिटिव जो हमारे पास फर्म्स हैं उनके हमने जो 7 प्रिंसिपल उनको हमने देखा। मार्केट शेयर मैटर्स अलॉट, अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस यू आर इन, ब्रोक और नॉट, फिक्स इट, इनोवेटिव और ऑपरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, acquisition is essential for growth। ये भी एक strategy acquisition। People make a difference। Always consider your employees as an asset। No substitute for the quality, no compromise for the quality। Always look for the total quality management and continuous quality management principles। जो हमारा next lecture है उसमें हम अपने एक्सटर्नल मार्केट की जो असेसमेंट है उसका हम जो टूल्स हैं उन्हें हम देखेंगे। इस टूल्स में जो हमारे पास पहली चीज़ है वो हमारे पास है पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। इसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड आप काइंडली इसको पहले पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इसको देखें, इसको आप सुने, पढ़ें। ये बहुत एक
इफेक्टिव टूल है। इसमें हम स्वॉट एनालिसिस की भी थोड़ी सी बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस किस तरह से इस टूल को इम्प्लीमेंट करने में हमारे पास हेल्प करता है। तो डिस्कस विद योर ट्यूटर्स, आप अच्छी तरह पढ़ के आएंगे तो आपके पास डिस्कशन भी इजी होगी। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये आपके पास एक जगह पर नहीं बहुत सी जगह पर आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।